साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर। आज मैं एक दर्शक का सवाल, एक व्यूअर्स सब्सक्राइबर का सवाल इस एपिसोड में ले रहा हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उधार पैसे देने के बदले हमें उनसे सबूत के रूप में क्या लेने के लिए बात करनी चाहिए, ताकि हम कानूनी रूप से और कानून की नज़र में या कानूनी रूप से पैसा वसूल कर सकें। और मुझे लगता है कि देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये सवाल हज़ारों लोगों का होगा। इस समस्या से हम सभी को कभी न कभी जूझना पड़ता ही है, सामना करना ही पड़ता है। देखिए, जहाँ तक हमारी बात है ना, हम किसी को उधार देते हैं ना तो लेते हैं, और अगर किसी को उधार दिए तो हमें वसूलने भी आता है, तो हमारा पैसा तो कभी फंसता नहीं है, ना चेक फंसता है, और जो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं वो फंस जाते हैं। अब आइए, वकील होने के नाते आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली लीगली आपको बता रहा हूँ कि उधार कैसे दें ताकि समय पर आपको वापस पैसे मिल सकें। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, अभी तक ऐसा कोई पक्का रास्ता नहीं है, पक्का कोई कानून नहीं है, तरीका नहीं है जिससे आप सुनिश्चित कर सकें, निश्चित कर सकें कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम भारत के लोग किसी भी कानूनी तरीकों का गैर कानूनी रास्ता निकालने में माहिर होते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, कहते हैं ना, चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला, अब चाहे वो कानूनी ही क्यों ना हो। इसलिए मजाक में ही अक्सर कहा जाता है कि हम भारतीयों को उधार वो दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। यानी अगर कोई उधार पैसा ले तो अगले के आप, मुझे लगता है कि शायद अगली पीढ़ी को शायद ही वापस करने में समय लग जाए। देखिए, मुझसे आपसे सवाल पूछा है। देखिए, मुझसे आपने जब सवाल पूछा है तो मुझे ऐसा तरीका तो बताना ही पड़ेगा जिससे आपके द्वारा उधार दिए गए पैसे वापस लेने का संभावना बढ़े और कम से कम समय पर आपको मिल सके। आप में से अधिकतर लोगों ने ये सुना होगा कि पोस्ट डेटेड चेक या बिना डेट लिखा हुआ चेक ले लिए हैं। अगर उधार लेने वाला अगर पैसे ना दे, अगर वो चेक बैंक में लगा दें और यदि चेक डिसऑनर हो जाए, बाउंस हो जाए, तो क्या 138 जो एनआई एक्ट है, यानी 138 जो एनआई एक्ट है, में केस कर सकते हैं और पैसे वसूल सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मगर इसमें कुछ कानूनी सावधानियां हैं, बरतने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। देखिए, वो सावधानियां क्या है, कैसे की जा सकती है, वो आपको बताना यहाँ ज़रूरी है, जिससे आपके पैसे वसूलने की संभावना अधिक बनी रहे। अब आपको बताता हूँ कि क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन कारणों का पालन करते हुए या किन कारकों का पालन करते हुए आप उधार दे सकते हैं, जिससे आपके उधार पैसे वसूलने की संभावना बढ़ जाए। सबसे पहले तो दोस्त, आपको एक गोल्डन रूल को फॉलो करना है, गोल्डन कानूनी नियम को जो है ध्यान में रखना है। वो क्या है? कानूनी रूप से दिया गया कानूनी पैसा ही कानून की मदद से वापस लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि हर वो पैसा जो कानूनी रूप से आपके पास था, जिसे वाइट अमाउंट कहा जाता है, वाइट मनी कहा जाता है, या कहा जा सकता है, या वाइट मनी साबित किया जा सकता है, वही पैसा आप कानून की मदद से ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वकील साहब, ये कानूनी पैसा क्या होता है, वाइट मनी क्या होता है? इसका मतलब है कि कानूनी रूप से अर्जित किया हुआ पैसा, कानूनी रूप से दिया हुआ पैसा, मतलब कानून का उल्लंघन किए बिना जो पैसा दिया गया हो, उसे हम कानूनी रूप से लिया गया पैसा कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक दिन में 2 लाख रुपए से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। अब यदि आपने 2 लाख से ज़्यादा का कैश उधार दिया है
चेक भी ले लिया है तो वह रकम 2 लाख की कानूनी लिमिट से अधिक हो गया तो गैर कानूनी मान लिया जाएगा। इसलिए आप इस रकम को कानून का सहारा लेकर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ आपने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन कर दिया है। ये तो रूल है, वो अलग बात है, जज के पास इनहेरेंट पावर है कि आप कैसे कन्विंस करते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस बनता है, वगैरह वगैरह। अब एक और उदाहरण से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने किसी को पैसा उधार दिया और आप जानते थे कि वो पैसा आपसे जुआ खेलने के लिए, चरस खाने के लिए, सट्टेबाजी करने के लिए या सट्टा खेलने के लिए ले रहा है। क्योंकि जुआ भारत में गैर कानूनी है, ये जानते हुए कि वो जुआ खेलने के लिए वो पैसा उधार ले रहा है, आपने उसे उधार दिया। क्योंकि ये गैर कानूनी काम के लिए की लिया हुआ ट्रांजैक्शन है, ये पैसा अवैध रूप से लिया हुआ पैसा ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी अवैध हुआ। आप इस पैसे को कानून की नज़र में या कानून की तरीके से वसूल नहीं सकते। इस पर जज साहब भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो कानूनी नियम के दायरे में जो है होना चाहिए। अब जहाँ तक चेक का सवाल है तो कोर्ट में केस करते हैं तो इसमें जो देनदारी साबित करना भी आवश्यक तत्व माना जाता है, एक आवश्यक सेगमेंट माना जाता है। उसको कुछ पैसा जो है कुछ ऐसा ज़रूर सबूत के रूप में आपको दिखाना चाहिए या ले लेना चाहिए, जिसको भी आप उधार पैसे दे रहे हैं, कि इसको मुझे वापस करना था, या ये सामान मैंने बेच दिया था, या कोई सीरियस सर्विसेज दी थी, कोई कंसल्टेंसी दी थी, या खुद उधार दिया था। ऐसा कोई भी सबूत आपके पास होना चाहिए जिससे आपके और दूसरी पार्टी जिसने चेक दिया था उसके बीच जो है बातचीत या कन्वर्सेशन हो रखी है। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने आपको उसी कहानी या जो साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वो चेक जो है वो आपको दिया है, जिस चेक को लगाने के बाद चेक बाउंस हो गया है और एनआई एक्ट के अंतर्गत वो 138 एनआई एक्ट को कवर करेगा। अब देखिए, नेगोशिएबल एनआई एक्ट आपको पता ही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं इसको। ये चेक से संबंधित कानून है जिससे चेक बाउंस होने पर आप चेक की रकम वसूल सकते हैं कोर्ट में केस करके। साधारण भाषा में ऐसे समझे कि अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो ये साबित होना ज़रूरी है कि किस लायबिलिटी के अंतर्गत वो चेक दिया है। क्या आपने कोई सर्विसेज दी हैं, कोई उधार पैसा दिया है, कोई सामान बेचा या कोई कंसल्टेंसी दी, वो आपको बताना पड़ेगा। और आखिर वो चेक जो दिया गया, उस चेक किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया, क्या उसकी कानूनी बाध्यता थी, उसको कुछ चुकाना था, पैसा देना था, आपने कुछ सामान बेचा था या किया था, कुछ भी जो भी है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन, कोई ना कोई वजह आपको बतानी पड़ेगी। तो ये और ज़्यादा जो है क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस केस में अगर वजह को हटा दी जाए तो ये जो है मान लिया जाए कि हर कोई न कोई किसी आदमी को मुझे लगता है कि कनपट्टी पर एक पिस्टल रखेगा, बंदूक रखेगा और सीधा एक चेक उससे किडनैप करके साइन कराएगा और चेक में सीधा 1 करोड़ का रकम भरेगा और ये जाकर बैंक में लगा देगा और नोटिस भेज देगा कि चेक बाउंस हो गया, आज आ जाओ जी, अब मेरा पैसा दे दो, क्योंकि चेक बाउंस हो गया। आप सोचिए क्या उचित होगा? नहीं ना। इसीलिए दोस्त, कानून में ये प्रोविज़न है कि आप ये भी दिखाएंगे कि न सिर्फ चेक बाउंस करवाने से जिम्मेदारी खड़ी होगी, बल्कि ये भी दिखाना पड़ेगा कि किस बात का पैसा या किस लायबिलिटी का पैसा वसूलने थे जिससे आपको ये चेक दिया गया। जैसा पहले भी मैं आपको बताया वीडियो में, अगर आप ये वीडियो समझ गए तो आप चेक बाउंस के मास्टर हो जाएंगे। साहब, आपको कोई किसी भी ढंग से परेशान नहीं कर सकता। अगर आपने लायबिलिटी नहीं दिखाई तो आप पैसा वसूलने में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस भी व्यक्ति को उधार दे रहे हैं, उधार तो उसके खाते के अंदर दीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दे सकते हैं,
उससे आप चेक ले लेते हैं, चेक ले लीजिए। उस चेक के साथ में एक लिफाफा लीजिए, लेन देन की एक एग्रीमेंट जरूर कराइए। वो 50 रुपये, 100 रुपये, 500 जो भी है, ऐसे लीगल स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट कर लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप वीडियो एक बना लीजिए लेन देन का, कन्वर्सेशन का। ये भी नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो आप ईमेल पर कन्वर्सेशन कन्फर्मेशन ले लीजिए, एक्नॉलेज कर लीजिए इसको। तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जिसमें क्लियर होना चाहिए कि ये पैसा लिया, ऐसे लिया, ये कंडीशन था, वगैरह वगैरह। मेरे कहने का मतलब है कि प्रूफ होना ज़रूरी है। ये और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए। इस प्रूफ में ये बात होनी ही चाहिए कि पैसा इतनी तारीख को इस कंडीशन पर उधार दिया गया था। एक बात और, जो आप प्रूफ बना रहे हैं, कम से कम उस चेक का और उस चेक का जो डिटेल्स है, चेक नंबर ज़रूर एंट्री होनी चाहिए आपके एग्रीमेंट में। ये जिक्र भी होना चाहिए कि क्योंकि बहुत ऐसे केस में क्या होता है कि चेक तो आपको दे दिया जाता है, पर उधर जाकर के पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, एक पुलिस में सना दे दी जाता है, कंप्लेन दे दी जाती है, ऑनलाइन कंप्लेन कर दी जाती है कि अरे सर हमारा तो चेक जो है वो खो गया था या किसी ने चोरी कर ली गई थी, आदि आदि। तो इस परिस्थिति में बचने के लिए आप जो भी सबूत बनाएंगे उसके अंदर चेक का जिक्र जरूर करें। तब ऐसे केस में जो है बाद में वो आदमी ये नहीं कह सकता है कि वो चेक जो दिया था वो तो खो गया, या खोया हुआ चेक दे दिया, या जो चेक दिया था वो मिसप्लेस हो गया था, वो किसी को मिल गया, मैंने तो दिया नहीं। क्योंकि उसमें आपने चेक का जिक्र जब कर दिया तो वो बहुत ऑथेंटिक हो जाएगा। यदि आरटीजीएस या अन्य किसी मोड से आपने पेमेंट दिया है तो बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा, वो अपने आप में एक प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ साथ पार्टी का भी आधार कार्ड नंबर अगर हो सके, वोटर आईडी कार्ड नंबर हो सके तो, डीएल हो सके तो ये भी डाल देना चाहिए उसमें। अब आते हैं कि यदि आपने उधार नहीं दिया तो तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा वकील साहब? देखिए, तब आपको एनआई एक्ट आपको फ़ायदा करेगा। आप एनआई एक्ट के अंतर्गत उस व्यक्ति को एक विधिक नोटिस, कानूनी नोटिस देंगे। कब देंगे? उसका चेक लगाकर अपने अकाउंट में, और यदि वो चेक किसी रीजन से बाउंस हो जाता है तो ये कानून में ये प्रिजम्पशन की जाती है कि उसकी लायबिलिटी कोई ना कोई रही होगी जिसके बदले उसे पैसा चुकाना था और उसी के बदले ये चेक दिया होगा। जैसे ही उसका चेक डालेंगे बैंक के अंदर, वो बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने के जो है 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस भेजना है, और वो नोटिस जो है वो जो भी जिसने चेक दिया था उसके पते पर जाएगा। लीगल नोटिस कहेंगे, कानूनी नोटिस कहेंगे। कानूनी नोटिस में आप इस बात की सूचना देंगे लिखित रूप से कि ये आपका एक चेक था, ये चेक बाउंस कर गया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप 15 दिन के अंदर इस चेक की रकम का भुगतान कर दें, अन्यथा एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा जो है वो दायर करके आपके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। और ये नोटिस जो है उस आदमी को मिलेगा। नोटिस मिलने में के बाद अगर वो पैसा 15 दिन के अंदर नहीं देता है तो 15 दिन के बाद, यानी टोटल जो है 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है उसको कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, आप जो है इमीडिएटली आप जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्योंकि कानूनी रूप से टेक्निकल केस है, इसके अंदर आप बच नहीं सकते। 30 दिन से 31 दिन नहीं कर सकते, और 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो 14 दिन भी नहीं कर सकते। यानी टोटल जो है इस प्रक्रिया में 45 डेज़ के अंदर आपको केस हर हाल में फ़ाइल करना होगा, और 45 डेज़ के अंदर ही ये आप फाइल कर सकते हैं। अब ये एक और बात आएगा कि जी समय सीमा का तो ध्यान रखना है। एक बात और आप पूछ सकते हैं कि कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन सा होगा। तो जहाँ पर भी जिस अकाउंट में आप डालेंगे ये चेक, और वो जो ब्रांच होगा उस बैंक का, उस जो है मदर ब्रांच में आप इससे आपका जो भी वो, मतलब जब फॉर एग्जांपल अगर वो दिल्ली का लक्ष्मीनगर आता है तो करकटडुमा पड़ेगा, अगर वो ITO आता है तो तीसजारी पड़ेगा, अगर वो तिलक मार्ग आता है, CP आता है तो पटियाला हाउस पड़ेगा, वैसे ही साउथ दिल्ली आता है तो साकेत पड़ेगा। मतलब जो आपका एड्रेस होगा ब्रांच का, उस ब्रांच के हिसाब से तय होगा कि उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ेगा।
तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कैसे पैसा देना है, कैसे चेक डालना है, कितने दिन में नोटिस भेजेंगे, केस जो है वो कहाँ डलेगा, ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी जो मुख्य है। उसके बाद उस कोर्ट में केस फाइल होगा। ये केस जो है आधा यानी आधा जो है वो क्रिमिनल यानी 50% ये क्रिमिनल नेचर का है और 50% सिविल नेचर का होता है। इसमें अपोजिट पार्टी एक्यूज कहलाता है। एक्यूज को बेल भी लेनी पड़ती है। ये केस समरी ट्रायल की तरह चलता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगी इसमें नहीं होती। सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि जी आपने ये चेक दिया था, ये चेक की रकम है और ये बाउंस कर गया है, आपने क्यों दिया था और कब दिया था और ये चेक का पैसा आप कब रिटर्न करोगे। क्योंकि चूँकि ये चेक का मामला है तो प्रीजम्पशन है कि आपने कोई ना कोई लायबिलिटी होगी तभी आपने चेक दिया होगा। तो आपका बहुत ज़्यादा आपको सबूतों की ज़रूरत इस केस में नहीं पड़ती। चेक अपने आप में एक लायबिलिटी है, ये बात कोर्ट को क्लियर कर देनी होती है। केस जो है कितना भी लंबा चले, पैसा 90 से 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, यही सत्य है। और कोर्ट ने डिसाइड किया तो चेक का डबल अमाउंट मिलेगा। अगर चेक 5 लाख का है तो 10 लाख मिलेगा, 10 लाख का है तो 20 लाख मिलेगा, 20 लाख है तो 40 लाख मिलेगा, 1 लाख है तो 2 लाख मिलेगा। तो ये क्लियर है कि कोर्ट में आज या तो कल जब भी डिसीजन होगा आपको उस चेक अमाउंट का डबल अमाउंट मिलेगा। तो आज मैंने 138 NI एक्ट पर आपको विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुखातिब रहूँगा, नए किसी पॉइंट को लेकर, नए किसी मुद्दे को लेकर। तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।